हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। वैसे आप सबको देख के पता चल ही गया होगा कि आज फिर से द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी नहीं आई है। रीजन मैं नहीं हूं। कल था पोंगल, थी छुट्टी, न्यूज़पेपर छपी नहीं तो पहुंची नहीं, और पहुंची नहीं तो नए वर्ड्स मिले नहीं, इसलिए मैं यहां पर आज के सेशन के साथ उपस्थित नहीं हुआ हूं। तो दिन खाली नहीं जाना चाहिए, उसकी जगह पर मैं आ चुका हूं एसएससी प्रीवियस ईयर एरर स्पॉटिंग के अगले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 13वें के साथ। उम्मीद है कि 12वें को आपने बना लिया होगा, ऐसे मैंने स्टैटिस्टिक्स देखा है कि क्या हाल है। तो मैं बस आप सबसे यही कहूंगा कि अगर आप उसको किसी भी वजह से नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इधर तो वोकैबुलरी में करा रहा हूं, ठीक है, वो सेशन थोड़ी अनियमितता के साथ आ रही है, लेकिन है इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके वजह से जो 15 सवाल सामने रखते हैं उसमें कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिलता है। जैसे कि लगेज का सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होता है, सीनरी का सिंगुलर प्लूरल सेम होता है, अनटिल के साथ किस तरीके के नॉर्म्स इस्तेमाल होते हैं, या एनपीएन को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो एक तो रिवीजन होता है, जिनको पहले से पता है उनके लिए रिवीजन होता है, और मैं तो आप सबसे कह भी चुका हूं कि आप इस एपिसोड को बनाइए। अगर 3-4 एपिसोड में लगातार 15 में 15 आ जाते हैं तो आप मत बनाइएगा। मैं आपको ऑफिशियली ये कह रहा हूं कि फिर आपको बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके मार्क्स घट रहे हैं, 10, 12, 8, 10, 9 ऐसे फ्लक्चुएट हो रहा है, तो फिर समझिए कि आपको परफेक्शन लाने के लिए इसको अभ्यास जरूर करना चाहिए। चूंकि 20-22 मिनट का एपिसोड है तो इसको देख लेने से कोई बड़ा घाटा नहीं हो जाएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलिएगा, ताकि यहां से जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में सेशन के दौरान अगर मन में कोई बात रह जाए तो कमेंट में लिख करके साझा कीजिए। कोशिश करेंगे कि अगले एपिसोड में उसके आंसर के साथ उपस्थित हो। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं। और इस सेशन का पहला मुझे लगता है कि शायद 186वां सवाल होगा या 81वां सवाल होगा। हाँ, 181। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। देखिए यहां पर जो सवाल है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो क्या कह रहा है कि जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द फादर एंड ही सेंटेंस्ड हिज सन टू डेथ। अब देखिए यहां पर जो जज है वो किसी इंसान के अंदर, यहां पर ये कॉमन नाउन की तरह इस्तेमाल नहीं हुआ है। कह रहा है कि उस इंसान के अंदर जो जज है, जज की जो क्वालिटी है, तो यहां पर होना चाहिए द जज, है ना। ये कॉमन नाउन की तरह इस्तेमाल ही नहीं हुआ। द जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द फादर एंड ही सेंटेंस्ड हिज सन टू डेथ। इसलिए इसमें जो गड़बड़ी है वो यहां पर ए नंबर ऑप्शन में है, और इस सवाल का जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। देखिए कॉमन नाउन की तरह यहां पर इस्तेमाल नहीं हुआ है। उसके अंदर कई सारी क्वालिटीज हो सकती है, पिता वाली क्वालिटी हो सकती है, भाई वाली क्वालिटी हो सकती है, ट्रेनर, टीचर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक विशेषीकृत क्वालिटी की बात वहां पर की जा रही है। और मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप डेफिनेट आर्टिकल की बात करते हैं तो मतलब है कि कोई ना कोई स्पेसिफाइड क्वालिटी, स्पेसिफाइड चीजों की बात करें तो उसके साथ द लगाएंगे, और अगर हम इंडेफिनिट क्वालिटी, कुछ अनसर्टेन है, उसको बताना होता है तो हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए रूल को पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत पड़ती है। चले अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि 9/10 ऑफ द पिलर हैव रोटेड अवे, नो एरर। अब यहां पर एक चीज पहले, जब हम इस सवाल में आगे बढ़ेंगे तो जब हम फ्रैक्शन की बात करते हैं, मैं जो चीज बताने जा रहा हूं यहां पर आप उसको बताइएगा। जैसे आपने एक ऐसे करके बनाया और इसमें 3 हिस्से किए, आपने लिखा 1/3, ठीक है। अब मुझे बताइएगा
कि आप क्या लिखते हैं, 2/3 लिखते हैं या 2/3 लिखते हैं, क्या लिखते हैं? मुझे जैसा पता है और मुझे जैसा लगता है कि आप सब मैक्सिमम इसको लिखते हैं, जबकि यह गलत है। होना क्या चाहिए? 2/3, 3/4 इस तरीके से। जैसे यहां पर लिखा हुआ है 9/10 है ना, तो चूंकि 9 हिस्से की बात की जा रही है, यहां पर कह रहा है ऑफ द पिलर हैव रोटेड। अब इसके साथ क्या होता है कि सबसे पहले एनपीएन लगा हुआ है, तो अगर हम कहें कि फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन के लिए क्या होता है ना कि उसके साथ जो लगाते हैं। अगर हम लिखते हैं हाफ ऑफ द होटल्स, तो यहां पर क्या हो जाएगा? आर क्लोज्ड टुडे। मतलब है कि यहां पर एक होटल का आधा नहीं है, मतलब है कि शहर में जितने होटल हैं उसमें से आधा। तो फ्रैक्शन वैसा ही बिहेव करता है जिस तरीके से अगर हम कहें हाफ ऑफ द लैंड हैज बीन सोल्ड। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैंने यहां पर क्या कहा कि इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है आगे कैसा लिखा जा रहा है। तो यहां पर है पिलर, तो इसलिए यहां पर हैव नहीं होना चाहिए, यहां होना चाहिए हैज। ठीक है कि 9/10 ऑफ द पिलर हैज रोटेड अवे, तब जाकर के ये सही हो जाएगा। और इसलिए इस सवाल का जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए मैंने इतने सारे एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखे और मैंने एक विशेष सुधार आप में करने की कोशिश की कि अगर आप 2/3, 3/4 है ना, 2/4 इस तरीके से, वहां एस लगेगा जिस तरीके से यहां लगा हुआ है 9/10, तो यहां हो जाएगा 2/3, 3/4 एस लगाइएगा, नहीं लगाइएगा तो गलत हो जाएगा। फिर मैंने क्या कहा, 2 पॉइंट, यहां पर होटल्स है यानी संख्या की बात की जा रही है कि शहर में जितने होटल्स हैं उसमें से आधा बंद है, हाफ ऑफ द होटल्स आर क्लोज टुडे। लेकिन यहां पर जब लैंड की बात कर रहे हैं तो जमीन का आधा हिस्सा को भेज दिया, हाफ ऑफ द लैंड हैज बीन सोल्ड, इसलिए यहां पर प्लूरल और यहां पर सिंगुलर का इस्तेमाल हुआ है। उसी तरीके से यहां पर हैव नहीं हैज का प्रयोग होना चाहिए। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चले समय समाप्त हो चुका है और देखिए बहुत ही आसान सवाल है अगर आप इसको ठीक ढंग से पेपर पढ़ने वाले हैं और अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर रीडर हैं। तो क्या कह रहा है कि द मेजर रीजन फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ टेलीविजन इज दैट मोस्ट पीपल। अब जब देखिए यहां पर हम मोस्ट पीपल कहते हैं ना तो यहां पर मेजॉरिटी इन जनरल की बात की जाती है। अगर हम स्पेसिफिक की बात करते हैं, ठीक है, मेजॉरिटी मतलब अधिकांश मात्रा में, तो मोस्ट ऑफ द पीपल कहिए, मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक टू स्टे एट होम, तब जाकर के ये सही सेंस देगा। यहां पर अगर आप मोस्ट पीपल कह देंगे तो मेजॉरिटी की बात होती है इन जनरल केस, जबकि यहां पर जनरल केस की बात नहीं हो रही है। क्या कह रहा है कि वन मेजर रीजन फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ टेलीविजन इज दैट मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक टू स्टे एट होम। इसलिए इस सवाल का जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। मैंने क्या कहा, मोस्ट का प्रयोग करते हैं मेजॉरिटी इन जनरल के लिए, और अगर हम मोस्ट ऑफ द कुछ कह रहे हैं समथिंग, तो मतलब है कि मेजॉरिटी इन समथिंग, कुछ स्पेशल ग्रुप की बात कर रहे हैं वहां पर, तब जाकर के ये यहां पर डिफरेंशिएट करेगा और इसलिए हम इसमें क्या जोड़ेंगे, मोस्ट ऑफ द पीपल, तब ये सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। अब यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि आर एफर्ट्स आर एम्ड। अब एम्ड के साथ टू का प्रयोग नहीं होता है, सबसे पहले होता है एम्ड के साथ एट का प्रयोग, तो यहां पर ये हट जाएगा। याद रखिएगा कि किसी भी डायरेक्शन ऑफ एन एक्शन, अगर हम किसी को घूर रहे हैं, ठीक है, हंस रहे हैं किसी पर निशाना करके, लाफ्ड एट मी, एम्ड एट मी, तो इस तरीके से हम वहां पर एट का प्रयोग करते हैं। और जैसे ही यहां पर एट हुआ तो यहां ब्रिंग नहीं, क्या हो जाएगा, ब्रिंगिंग, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद जो है वो वर्बियल नाउन वर्ब 1 प्लस आईएनजी का इस्तेमाल होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आर एफर्ट्स आर एम्ड एट ब्रिंगिंग अबाउट अ रिकंसिलिएशन, तब जाकर के सेंटेंस सही होगा। और इसलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान यहां क्या रखना है कि एम के साथ एट का प्रयोग होता है, दूसरा कि प्रेपोजिशन के साथ वर्बियल नाउन अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वर्ब 1 प्लस आईएनजी का इस्तेमाल होगा। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए समय समाप्त हो गया। फिर से देखिए, यहां पर अगर किसी ग्रामेटिकल नॉर्म्स का इंतजार कर रहे हैं, ग्रामेटिकल नॉर्म्स को सर्च कर रहे थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार पर इसमें दिखा गया है कि लिखने की कला अगर आपको पता है, और ये तब डेवलप होता है जब आप एक अच्छे रीडर हैं, आप पढ़ रहे हैं। क्या कह रहा है कि 3 कंडीशंस क्रिटिकल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स आर सॉइल, टेम्परेचर एंड केमिकल बैलेंस। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, एंड केमिकल बैलेंस। ठीक है, टेम्परेचर एंड केमिकल बैलेंस और अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। क्या है, सॉइल, टेम्परेचर एंड केमिकल बैलेंस और अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, तब जाकर के सही होगा। ये लिखने का तरीका है। अब यहां पर क्या सर, ये कौन सी गलती, मुझे लिख करके जरूर बताइएगा कि इसमें किन किन लोगों ने सही समझा और सही मार्क किया है, या फिर ये सवाल गलत बनाया आपने। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, पढ़ेंगे ना, अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर रीडर हैं तो आपको सेंस समझ में आने लगता है कि लिखा कैसे गया सेंटेंस। और इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप इंग्लिश को बढ़िया करना चाहते हैं तो ग्रामर बहुत बाद में आता है, पढ़ना चाहिए, ग्रामर जरूरी है, एक बार फैक्ट्स आपको समझना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले ना आप एक आदत डेवलप करिए कि आप रेगुलर न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे। सबसे पहले तो जो आपकी उच्चारण है, बहुत सारे लोगों में परेशानी है। मैं कहता हूं कि अगर आपको जांचना है कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, कि आप दे सकते हो, इंग्लिश पास कर सकते हो, तो आप सबसे पहले ना एक घड़ी में 2 मिनट का समय लगाओ और किसी भी पेपर को उठाओ, कोई भी कॉलम उठाओ, आपको जो उठाना हो। अब आसान वाला, वो राम श्याम वाला मत उठाना, कोई भी, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, और किसी भी कॉलम को, एडिटोरियल तो खैर होगा नहीं, उसको जाने देते हैं, नॉर्मल भी ले लो, और जितना तेज पढ़ सकते हो पढ़ो, लेकिन साउंड फ्रेश होना चाहिए, वो मंत्र मत पढ़ देना। और 2 मिनट में यह देखो कि आप कितने शब्द पढ़े हो। अगर आपके पढ़े गए शब्दों की संख्या 2 मिनट में 300 से ज्यादा है तो वो ठीक है, तब आप तैयारी करो, बेहतर है, रीडिंग स्किल बढ़िया है आपकी, आप एक एफिशिएंट रीडर हो, लेकिन और बेहतर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी 300 350 से नीचे है तो फिर भूल जाओ कि 20 मिनट और 15 मिनट में जो बैंकिंग और एसएससी के लिए समय की सीमा दी गई है उसमें आपसे सवाल बन पाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी बच्चों की यही होती है कि वो एफिशिएंट रीडर नहीं हैं, उनको पढ़ने में परेशानी होती है, वो शब्दों के उच्चारण में फंसते हैं, और अगर तेज पढ़ते हैं तो गलत पढ़ लेते हैं, गलत पढ़ लेते हैं तो मीनिंग गलत लगा लेते हैं। तो सबसे पहले आप घर में पहले चरण में सुधार लाइए, पहली शुरुआत खुद से करिए, और ये इसके लिए कोई क्लास ऑर्गेनाइज की नहीं जाती है, ये आपको खुद से करना पड़ेगा। और धीरे 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 करके पेपर पढ़ेंगे, कॉलम पढ़ते जाएंगे तो आपकी भी रफ्तार एक दिन बढ़ जाएगी। 1 से 1.5 महीने का समय लगेगा और आप भी एफिशिएंट रीडर हो जाएंगे, तब जाकर के आगे और प्रोग्रेस किया जा सकता है। समय सीमा की जो मार होती है ना, समय नहीं बचता है 15 मिनट समय, ये इसी वजह से कि आपको पढ़ने में समय लग रहा है और आरसी बनाने में इसलिए डर लगता है। तो समझिए इस बात को। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। कह रहा है इफ आई हैड लॉट्स ऑफ मनी आई वुड गिव सम टू एनीबडी हु आस्क्ड फॉर इट। ठीक है, यहां पर कोई भी गड़बड़ी नहीं है। मैंने जो सबऑर्डिनेट एंड प्रिंसिपल क्लॉज के कंडीशंस बताए थे, सबऑर्डिनेट और प्रिंसिपल क्लॉज वाला कंडीशन बताया था, उसमें कंडीशन में पहला था इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट था। आपको अगर याद ना हो तो एक बार याद करा देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट था, इधर क्या था, इसमें एज गिवन। ठीक है, एज गिवन, लेकिन प्रेजेंट होना चाहिए। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था फ्यूचर इंडेफिनिट, है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट। ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, जनरली फ्यूचर इंडेफिनिट देखा जाता है। दूसरा क्या था, इधर था पास्ट और इधर था वुड या एज गिवन का पास्ट। क्या था, एज गिवन का पास्ट। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या था, तीसरा कंडीशन था हैड प्लस V3 और इधर था वुड हैव प्लस V3। ये आपको याद होगा। तो यहां पर कोई भी गड़बड़ी नहीं है इस सवाल में, इसलिए सवाल का जवाब है नो एरर, और ऑप्शन जो है वो है आपका डी। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। कह रहा है द ओल्ड मैन फेल सम ऑफ द ट्रीज इन द गार्डन
with hardly no effort। अब जब यहां पर हार्डली लगाया है, फिर से यहां पर देखिए, फिर वही है, आपको समझदारी, यहां पर नो लगाने का कोई मतलब नहीं, हार्डली एनी एफर्ट, तब जाकर के सेंस सही आएगा कि द ओल्ड मैन फेल्ड सम ऑफ द ट्रीज इन द गार्डन विद हार्डली एनी एफर्ट एट ऑल, है ना। कोई, जब यहां पर नेगेटिव लगाए तो दूसरा नो लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सब सेंस पर बेस्ड सवाल है। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। कह रहा अंटिल द वर्ल्ड लास्ट द अर्थ विल गो राउंड द सन। बिल्कुल कोई भी गड़बड़ी नहीं है यहां पर। यहां देखिए, इधर क्या कहते हैं, एससी है, इधर पीसी है, कोई भी जो है गड़बड़ी नहीं है। अंटिल द वर्ल्ड लास्ट द अर्थ विल गो राउंड द सन, कोई भी गड़बड़ी नहीं, आंसर है नो एरर। और ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर है डी। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चले समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है आई गो टू द टेम्पल एज ऑफन एज आई फाइंड टाइम। अब देखिए यहां पर जो गो टू द टेम्पल है और कह रहा है एज ऑफन एज आई फाइंड टाइम, तो मतलब है पूजा करने की बात की जा रही है। तो यहां पर द का प्रयोग नहीं होगा। मतलब यह है कि एक तो सबसे पहले कोई अगर पर्टिकुलर वन की बात करते हैं तब हम उसके पहले द लगाते हैं। पहली कहानी तो यह है। अगर हम स्कूल जा रहे हैं, टेम्पल जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, टेम्पल पूजा आराधना करने जा रहे हैं, मस्जिद नमाज अदा करने जा रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में उनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन अगर हम स्कूल जा रहे हैं, किसी और पर्पस से जा रहे हैं, पढ़ने नहीं जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, किसी और पर्पस से जा रहे हैं, पूजा करने नहीं जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, किसी और पर्पस से जा रहे हैं, नमाज अदा करने नहीं जा रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में तब हम वहां पर आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। और वैसे भी पर्टिकुलर केस हो तभी आर्टिकल का प्रयोग किया था। तो यहां पर द का प्रयोग गलत है, इसलिए सवाल का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, द हटा देंगे। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। देखिए कह रहा है अ फ्यू टाइल्स ऑन स्काई लैब वर द ओनली इक्विपमेंट्स दैट फेल्ड टू परफॉर्म वेल इन आउटर स्पेस। अब देखिए यहां पर जो ये इक्विपमेंट शब्द है, इक्विपमेंट्स, ये गलत है क्योंकि इक्विपमेंट अनकाउंटेबल है और अगर हमको इसको प्लूरल लिखना होता है तो हमको ऐसे ही लिखना होता है, इक्विपमेंट ही लिखेंगे, इसके साथ एस का प्रयोग नहीं करना है। अगर हमको इसको सिंगुलर में दर्शाना है तो हम कह सकते हैं पीस ऑफ इक्विपमेंट। हम इस तरीके से पर्टिकुलराइज करके, मतलब अगर हम एक की बात करते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पर इक्विपमेंट्स लिखना गलत है, इसमें से एस हटाएंगे तब जाकर के सही होगा। यहां क्या हो जाएगा, इक्विपमेंट, तब ये सही हो जाएगा। इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मैंने इससे पहले दो और बताया था कि वो सिंगुलर में भी वैसा होता है, प्लूरल में भी वैसा होता है। कमेंट में लिख करके बताइएगा वो कौन सा था, लिख के बताइएगा जरूर। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चले समय समाप्त हो गया है। क्या कह रहा है, आई डोंट वांट टू लूज। अब देखिए ये जो शब्द है ना लूज, ये LOOSE, ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है ढीला, है ना। लूज नहीं कहते हैं कि टाइट नहीं बंधाया, लूज बंध गया है ना, बांधने में ढीला रह गया, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। चूंकि यहां टू के साथ इस्तेमाल हो रहा है तो वो हम लूज इस्तेमाल करते हैं, ये वर्ब की तरह प्रयोग होता है। यहां पर एक जीरो एक्स्ट्रा है तब ये वर्ब होता है, ध्यान दीजिएगा। LOSE इसका मतलब होता है खो देना या ढूंढ नहीं पाना, ना पा सकना, इस अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। और ये जो है ढीला के सेंस में होता है लूज, तो ये प्रयोग नहीं होगा, इसलिए गलत है। उसको सुधार देंगे और ये वाला यूज करेंगे तब जाके सही होगा, इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी। चले अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए समय समाप्त हो गया है, बहुत ही आसान है। कह रहा है डोंट गेट पैनिक्ड। ये इस तरीके से नहीं लिखेंगे, इसको सीधा सा, इतना लंबा नहीं जाएंगे, इसको सीधा सीधा कहिए डोंट पैनिक। आप ये भी लिख सकते हैं या फिर डोंट गेट पैनिकी कर सकते हैं, लेकिन उतने विस्तार में जाने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा कहेंगे डोंट पैनिक इन इमरजेंसीज। सीधा सीधा है, बिल्कुल गलत नहीं होगा। यहां पर इस तरीके से लिखना बिल्कुल गलत है, तो इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डोंट पैनिक इन इमरजेंसीज। चले अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। फिर से एक फिक्स प्रपोजिशन है, समटाइम्स आई गेट एंग्री। एंग्री के साथ ऑन नहीं, एंग्री के साथ विद का प्रयोग होता है, ठीक है। समटाइम्स आई गेट एंग्री विद हर, तब जाकर के सही हो जाएगा। इसलिए सवाल का जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी। हम यहां पर ऑन हटा करके विद कर देंगे और यह सवाल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, जो कि सेकेंड लास्ट है, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। कह रहा आई यूज टू गो आउट टू वर्क अर्लियर। अब यहां पर देखिए, इससे अच्छा है कि आप इसको यूज कर लीजिए, ठीक है। आई यूज टू, जाया करता था, ये पास्ट हैबिट, पुरानी आदतों को बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो आई यूज टू गो आउट टू वर्क अर्लियर, तब जाकर के ये सही हो जाएगा। इसलिए सवाल का जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आखिरी सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए आखिरी सवाल का भी समय समाप्त हुआ, और ये आखिरी सवाल ऐसा दूध भात वाला है कि मुझे लगता है कि छोड़ भी दे तो चलेगा। क्या लिख करके बताएगा किस किस का गलत हुआ। कह रहा था टीचर हैज टुक। सबसे पहले तो ये हैज है, इसके साथ लगेगा V3, तो भैया यहां पर होना चाहिए टेकन। और अगर ये नहीं दिखा है ना, और ये आपसे गलती हो गया है, तो सोच लीजिए फिर आपका लेवल क्या है। कि द टीचर हैज टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या नहीं तो आप यहां से हैज को भी हटा सकते हो, सीधा सीधा टुक लिख लो। हाँ, कि द टीचर हैज टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो भी चलेगा। सिंगल पास्ट, पास्ट टाइम के लिए आप ले लिया इस बात के लिए, या फिर लिया है तो हैज टेकन। या तो इसको V3 कर लो या हैज को हटा लो, V2 रहने दो। दो तरीका, दोनों में ये सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आज के सेशन में जो ये 15 सवाल रखे गए, एक तो सब के सब आसान थे, ऐसा कुछ भी कहने के लिए है नहीं यहां पर। सब आपके रीडिंग स्किल, रेगुलर रीडर हैं, आप इंग्लिश के स्ट्रक्चर को समझते हैं, कैसे लिखा जाता है, तो आपने सभी सवाल के जवाब सही सही दिए होंगे, अधिकांश सही हुआ होगा, अच्छे अंक प्राप्त किए होंगे। तो सबसे पहले अपने द्वारा प्राप्त किए गए अंक कमेंट में लिख करके मुझे बताइए। अब यहां पर है कि सेशन के दौरान मन में कोई बात रह गई, कुछ चीजों को विस्तार से पूछना है, तो आप कमेंट में वो लिख करके मुझसे साझा कीजिए। अगले एपिसोड में सवाल को सामने रख करके हम फिर से उसको समझा देंगे। बहरहाल उम्मीद तो ये है कि आपको ये वीडियो पसंद आया और बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। अगर ये सेशन पसंद आया, आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना नहीं भूलेगा। समय आज विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, इन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग विद टूल्स के से दिस इज BK सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।